हेलो स्टूडेंट्स। आज इस वीडियो में हम क्लास 10th के पॉलिटिकल साइंस का फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग के बारे में बताने से पहले हम आपको दो देशों के एग्जाम्पल्स देंगे। इसमें पहला देश है बेल्जियम। बेल्जियम यूरोप में एक छोटा सा देश है और अपने देश के हरियाणा जो राज्य है उससे भी छोटा है। 2 करोड़ जनसंख्या से भी कम जनसंख्या यहाँ पर है। यहाँ पर भिन्न भिन्न तरह के लोग रहते हैं। यहाँ पर डाइवर्स पीपल रहते हैं। यहाँ पर भिन्न भिन्न भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं। यहाँ पर जो मुख्य भाषा बोलने वाले लोग हैं, जो मुख्य ग्रुप है पीपल का, वो है 59%। जितनी भी जनसंख्या है वहाँ, उसमें से 59% लोग फ्लेमिश रीजन यानी फ्लेमिश के क्षेत्र में, क्षेत्र का नाम है फ्लेमिश, जहां रहते हैं और जो डच भाषा बोलते हैं। उसके बाद से 40% जो वलानिया रीजन में रहते हैं और वो फ्रेंच भाषा बोलते हैं। वलानिया में रहने वाले लोग 40% है जो फ्रेंच भाषा बोलते हैं। 1% जर्मन भाषा बोलने वाले लोग, यानी भिन्न भिन्न भाषा बोलने वाले लोग की अलग अलग परसेंटेज है जो बेल्जियम में रहते हैं। उसके विपरीत इसका बेल्जियम का जो कैपिटल सिटी है ब्रसेल्स, बेल्जियम की कैपिटल सिटी ब्रसेल्स में कुछ अलग है। यहाँ पर 80% लोग फ्रेंच बोलने वाले हैं और 20% लोग डच बोलने वाले हैं। 20% लोग डच बोलने वाले हैं। यहाँ की जो माइनॉरिटी है, फ्रेंच स्पीकिंग वाले माइनॉरिटी में है, यानी उनकी संख्या कम है, लेकिन वो रिच और पावरफुल है। फ्रेंच बोलने वालों की संख्या कम होने के बावजूद भी वो रिच और पावरफुल है। डच बोलने वाले जिन्होंने अपने मेहनत के बल पर एजुकेशन को हासिल किया, पावर्स को हासिल किया, इकोनॉमिकल कंडीशंस को अच्छा किया, और जब ये लोग अच्छे हो गए तो दोनों ग्रुप में, फ्रेंच बोलने वाले लोगों के बीच में और डच बोलने वाले लोगों के बीच में एक टेंशन शुरू हो गया। टेंशन किस चीज का? अलग अलग भाषा बोलने वालों के ग्रुप के रूप में। उनकी संख्या अलग थी, उनकी संख्या अलग थी। वो अलग अपने आप को पावरफुल मानते थे और दूसरे अपने आप को अलग पावरफुल मानते थे, और इसी चीज का उनके बीच में टेंशन हो गया, यानी भाषा के नाम पर टेंशन। इसको यही रहने दीजिए। जो दूसरा एग्जाम्पल है वो है श्रीलंका का। श्रीलंका में के बारे में आप जानते हैं, श्रीलंका एक छोटा सा देश है जो हरियाणा के बराबर है, और हरियाणा के जितना जनसंख्या वो वहां पर है, श्रीलंका में है। वो अपने देश के तमिलनाडु के जो सॉदर्न कोस्ट है वहां से कुछ किलोमीटर दूर है। उसकी जनसंख्या 2 करोड़ है लगभग। यहां भी डाइवर्स तरह के लोग रहते हैं, भिन्न भिन्न तरह के लोग रहते हैं जो साउथ एशिया रीजन के जैसे हैं। मतलब साउथ एशियन रीजन्स के जैसे भी श्रीलंका में भिन्न भिन्न तरह के लोग रहते हैं। अब इन भिन्न भिन्न तरह के लोगों में जो पूर्ण जनसंख्या है उसमें जो मेजर सोशल ग्रुप्स है, जो मुख्य सोशल ग्रुप्स हैं, उसमें सिन्हला स्पीकर्स हैं। यानी सिन्हला एक भाषा है, उसके बोलने वाले जो लोग हैं वो 74% है। बाकी तमिल स्पीकर्स जो 18% है, तमिल स्पीकर्स 18% है। उस तमिल बोलने वालों में 2 तरह के तमिल हैं, यानी सब तमिल्स। एक तमिल्स जो श्रीलंका के निवासी हैं, नेटिव तमिल्स जो श्रीलंकन तमिल्स के नाम से जाने जाते हैं। श्रीलंकन तमिल्स जो 13% लोग हैं, और बाकी जो लोग हैं वो इंडियन तमिल्स हैं, यानी भारत से जो पहले के पूर्वज प्लांटेशन में काम करने के लिए गए थे, जो वहीं पर रह गए, जो वहां उन्होंने अपना निवास बना लिया, वहां के लोग। यानी इनकी आपस में नहीं बनती थी, दोनों तमिल्स के बीच आपस में कोई एडजस्टमेंट नहीं था। इस तरह देखें तो अलग अलग तरह के अलग अलग भाषा बोलने वालों के बीच एक अलग सा टेंशन था। इसमें सिन्हा जो स्पीकिंग लोग थे वो बौद्ध धर्म को मानने वाले थे। ध्यान से समझिएगा, सिन्हाला भाषा बोलने वाले लोग बौद्ध धर्म को, यानी बुद्धिस्ट थे, बौद्ध धर्म को मानते थे। तमिल्स जो लोग थे, तमिल्स में हिंदू और मुस्लिम दोनों तरह के लोग थे। लेकिन
जो 7% लोग थे वो क्रिश्चियंस थे और वो दोनों भाषा बोलते थे, तमिल भी बोलते थे और सिन्हाला भी बोलते थे। इस तरह का डिवीजन था श्रीलंका में, जिसका एक अलग सा डाइवर्सिटी था, जिसका एक अलग असर पड़ा वहां पर। अब इस एग्जाम्पल को यहीं रख देते हैं, इसके बाद हम ले चलते हैं आपको मेजोरिटेरिज्म इन श्रीलंका। जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो है मेजोरिटेरिज्म इन श्रीलंका, यानी हमने श्रीलंका के बारे में पढ़ा, लेकिन वहां के मेजोरिटेरिज्म का मतलब क्या होता है ये आपको बता दूं। मेजोरिटेरिज्म का मतलब होता है बहुमतवाद, यानी जब कोई ताकतवर कम्युनिटी या मेजोरिटी में कोई भाषा बोलने वाले लोग जब अपने से कम संख्या वालों लोगों पर, चाहे वो भाषा के आधार पर हो चाहे वो कम्युनिटी के आधार पर हो, अगर वो शासन करते हैं ज्यादा संख्या में होने पर, अगर वो अपने से कम संख्या वालों पर शासन करते हैं, उसे मेजोरिटिज्म कहा जाता है, चाहे वो भाषा के आधार पर हो चाहे वो कम्युनिटी के आधार पर हो। तो श्रीलंका में, चूंकि श्रीलंका 1948 में आजाद हुआ और आजाद होने के बाद जब सिन्हाला चूंकि मेजोरिटी में थे, इसलिए सिन्हाला वालों ने पावर को संभाल लिया। सिन्हाला वाले पावरफुल थे, वो मेजोरिटी में थे, इसलिए उन्होंने उसका फायदा उठाया और उन्होंने गवर्नमेंट बनाई। अपने भाषा के आधार पर मेजोरिटी में होने का फायदा उठाया सिन्हाला वालों ने, और वहां पर उन्होंने अपनी गवर्नमेंट बनाई। और गवर्नमेंट बनाने के बाद से सारा जो नियम कानून बनाया, जो भी संविधान बनाया, वो सब अपने फेवर में बनाया। सिन्हाला वालों का जो भाषा था, जो सिन्हाला स्पीकर थे, उन्होंने सिन्हाला भाषा को श्रीलंका का मुख्य भाषा बना दिया। बौद्ध धर्म, बुद्धिस्ट जो बौद्ध धर्म था, वहां का मुख्य धर्म बना दिया। सारे अपॉर्चुनिटीज सिन्हाला स्पीकर्स के ही हाथों में था। सिन्हाला स्पीकर के ही हाथों में सारे कानून और नियम थे। जितने भी अपॉर्चुनिटीज थे, जितने भी नियम कानून थे, सब उनके फेवर में थे, और बाकी जो लोग थे उनके हाथों में कुछ भी नहीं आया। नतीजा क्या निकला कि दोनों के बीच घमासान युद्ध हुआ, जिसे सिविल वार कहा जाता है। जब देश के भीतर जब लोग आपस में लड़ते हैं उसे सिविल वार कहा जाता है। यानी श्रीलंका में संविधान का सबके लिए नहीं होने की वजह से गृह युद्ध हुआ, सिविल वार हुआ, और दोनों पक्षों में बहुत से लोग मारे गए। दूसरा जो एग्जाम्पल है वो है एकोमोडेशन इन बेल्जियम। बेल्जियम में हमने पढ़ा बेल्जियम के बारे में, लेकिन वहां पर एकोमोडेशन कैसे वहां के लोगों ने अनुकूलन किया, कैसे उन्होंने एडजस्ट किया अपने आप को, इसके बारे में देखें। क्योंकि 1970 से लेकर 1993 के बीच 1970 से लेकर 1993 के बीच उन्होंने अपने संविधान को 4 बार संशोधित किया, 4 बार अमेंड किया, और उस चारों बार में उन्होंने संविधान को ऐसे ढंग से बनाया कि वहां पर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट में दोनों तरह के लोग, दोनों भाषा बोलने वाले लोग, चाहे वो फ्रेंच बोलने वाले हो चाहे डच बोलने वाले हो, दोनों भाषा के लोग शामिल हो जाए। यानी कोई किसी से अलग न हो। सेंट्रल गवर्नमेंट में भी डच और फ्रेंच बोलने वाले, दोनों भाषा बोलने वाले लोगों की बराबर बराबर मेंबर्स रखे गए। स्टेट गवर्नमेंट में भी दोनों ग्रुप के, दोनों भाषा बोलने वाले लोगों के बराबर बराबर मेंबर्स रखे गए, ताकि किसी को किसी से कोई दुश्मनी ना हो, कोई किसी से झगड़ा ना करे, कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो, लड़ाई झगड़े ना हो। उसके बाद एक अलग से कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाया गया। एक अलग से बेल्जियम में कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाया गया। उस कम्युनिटी गवर्नमेंट में सभी जात, सभी भाषा बोलने वाले लोगों के मेंबर्स को चुना गया, जो अपने अपने लिए, अपने अपने समुदाय के लिए, अपने अपने भाषा बोलने वाले समाज के लिए कानून बना सकते थे। यानी अलग से कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाई गई। वो कम्युनिटी गवर्नमेंट अपने अपने भाषा बोलने वाले लोगों के लिए कानून बना सकते थे। इस तरह से उन्होंने अपने आप को एडजस्ट किया। अब हम आपको बताएंगे कि पावर शेयरिंग होता क्या है। ये दोनों एग्जाम्पल्स आपने पढ़ा, दोनों एग्जाम्पल्स के माध्यम से आपने देखा श्रीलंका में एडजस्टमेंट नहीं होने की वजह से, अपने आप को बड़ा और छोटा समझने की वजह से
दोनों ग्रुप में लड़ाई झगड़े हुए, बहुत से लोग मारे गए, लेकिन वहीं पर बेल्जियम में लोगों ने अपने आप को एडजस्ट किया, अपने आप को एकोमोडेट किया और संविधान भी इस हिसाब से लिखा कि उसमें सभी लोग शामिल हो जाए, सबको समान अपॉर्चुनिटी दी जाए। तो अब समझ में आता है कि पावर शेयरिंग क्या होता है। यानी पावर शेयरिंग का मतलब जब पावर्स को सेंट्रल स्टेट के साथ साथ लोकल गवर्नमेंट में भी डिवाइड कर दी जाए। यानी गवर्नमेंट के जो अंग हैं, ऑर्गन्स हैं, या गवर्नमेंट के जो लेवल्स हैं, गवर्नमेंट के ऑर्गन्स कौन कौन से होते हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट। और उसके जो लेवल है वो है सेंट्रल, जो इसका लेवल है वो है सेंट्रल लेवल, स्टेट लेवल और लोकल लेवल। और जो उसके ऑर्गन्स हैं, ऑर्गन्स में एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशरी, ये तीनों उसके ऑर्गन्स हैं। इसमें पावर्स को डिवाइड कर दिया जाता है। यानी जैसे हमने देखा कैसे बेल्जियम में पावर्स को अलग अलग रूपों में डिवाइड किया गया, तो वहां पर एडजस्टमेंट हो गया, लेकिन श्रीलंका में नहीं होने की वजह से वहां लड़ाई झगड़े हुए। ये होता है पावर शेयरिंग। जब अभी इंडिया का एग्जाम्पल ले लीजिए, इंडिया में पावर्स को अलग अलग रूपों में शेयर किया गया है। हमारे यहाँ प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट के पास ही पावर होता है। उसके बाद से प्राइम मिनिस्टर है, उनके पास ही पावर होता है। प्राइम मिनिस्टर के साथ साथ जितने भी मंत्रिमंडल हैं, चाहे वो लोकसभा के हों, राज्यसभा के हों, उनके पास पावर होता है। जुडिशरी के पास पावर होता है। स्टेट गवर्नमेंट में मुख्यमंत्री के पास पावर होता है, उसके मंत्रिमंडल के पास पावर होता है। यहाँ तक कि लोकल गवर्नमेंट में गांव के प्रधान के पास भी पावर होता है। ये सारे पावर्स को डिवाइड किया गया है ताकि लोगों में कोई समस्या न हो। एक आदमी की समस्या को सुनने के लिए बहुत से लोग हैं, ताकि उनको समान अपॉर्चुनिटी मिले, कोई तकलीफ न हो। इसके बाद जो टॉपिक है, मैंने इसमें मेंशन नहीं किया है, वो है व्हाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। पावर शेयरिंग डिजायरेबल क्यों है? पावर शेयरिंग अच्छा क्यों है? लोग पावर शेयरिंग को क्यों मानते हैं? क्योंकि पावर शेयरिंग अच्छा इसलिए है, डिजायरेबल इसलिए है क्योंकि पावर शेयरिंग कॉन्फ्लिक्ट यानी लड़ाई झगड़े को खत्म करता है, ये भेदभाव को खत्म करता है, ये लोगों को एकोमोडेट कराता है, लोगों में एडजस्टमेंट कराता है, लोगों को झगड़ों से बचाता है, एक दूसरे से प्रेम करना सिखाता है, देश में मिलजुल कर रहना सिखाता है पावर शेयरिंग। और पावर शेयरिंग का मतलब हर व्यक्ति के लिए जीवन जीने का एक अच्छा तरीका है, अच्छा तरीका देता है, लोगों के लिए समान अपॉर्चुनिटी देता है पावर शेयरिंग, लोगों के लिए समान कानून देता है। ये होता है पावर शेयरिंग। इस चैप्टर में के 2 वीडियोज होंगे। ये पहला वीडियोज है जो कुछ हद तक जो एक पार्ट हो गया, जो दूसरे पार्ट में हम नेक्स्ट आगे के बारे में बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।